तो बच्चे आज की क्लास में हम अपना एक और शानदार क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आपको दो पोलिनोमियल एफ एक्स और जी एक्स दे रखे हैं और ये पोलिनोमियल वो ले किससे रहा है, रिंग जेड सिक्स से, और जिसके दो ऑपरेशन क्या क्या दे रखे हैं। पहला ऑपरेशन प्लस सिक्स और दूसरा ऑपरेशन मल्टीप्लाई सिक्स। तो वो कहता है इन दोनों पोलिनोमियल्स का सम यानी एफ एक्स प्लस जी एक्स निकालो और इन दोनों का प्रोडक्ट यानी एफ एक्स इंटू जी एक्स निकालो। तो बच्चे अब आप कहोगे कि सर कल हमें अच्छा समझ आ गया होगा, हमसे हो जाएगा ये क्वेश्चन, तो ये गलती मत करना। ये वीडियो लगानी ही पड़ेगी आपको, क्योंकि इस बार ऑपरेशन जो है वो सिंपल प्लस और सिंपल मल्टीप्लाई नहीं है। क्योंकि बच्चे जो हम ऑपरेशंस लगाएंगे तो इसके जो ये भाई इस लाइन का मतलब समझो कि ये जो एफ एक्स और जी एक्स पोलिनोमियल है, इनके ये जो कोफिशिएंट्स दिख रहे हैं तुम्हें 2 5 3 1 4 2, ये जेड सिक्स से आ रहे हैं। और जेड सिक्स में जो भी एलिमेंट है उनके ऊपर ये वाला और ये वाला ऑपरेशन वर्क कर रहा है। तो बच्चे हमें थोड़ा तरीके से इन दोनों पोलिनोमियल का सम और इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा इन ऑपरेशंस की मदद से। तो आज कर तो प्लस ही रहे हैं, सिंपल प्लस ही कर रहे हैं, पर जब इनके एलिमेंटों के बीच में प्लस होगा तो वो इस ऑपरेशन के थ्रू होगा। तो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, बाकी मुश्किल नहीं है। बस आप आज को नई चीज़ सीखोगे कि अगर अपने पास रिंग के ऑपरेशन सिंपल प्लस, कल जो क्वेश्चंस किए थे उसमें जो रिंग थी वो आर थी और उसके लिए सिंपल प्लस और सिंपल मल्टीप्लाई, क्योंकि कल कोई ऑपरेशन दिया ही नहीं हुआ था। जो ऑपरेशन नहीं देते तो सिंपल प्लस और सिंपल मल्टीप्लाई लेते हैं, पर आज अपने को ना रिंग के ऑपरेशंस दे रखे हैं और ये जो फंक्शंस पोलिनोमियल दिए हुए हैं उनके जो ये कोफिशिएंट्स हैं वो इस रिंग से आ रहे हैं, और जो इस रिंग से आएंगे उसके अंदर आपको इन ऑपरेशंस की मदद से ही सोल्व करना पड़ेगा। तो बच्चे आज की क्लास में थोड़ा ज़्यादा सीखना पड़ेगा हमें, तो देखते हैं। तो पहले तो मैं आप लोगों के लिए एफ एक्स और जी एक्स बुला लेता हूँ। 2 + 5x + 3x स्क्वायर, ये तो एफ एक्स दे रखा है। और बच्चे जी एक्स की मैं बात करूँ तो जी एक्स मुझे दे रखा है 1 + 4x + 2x³। तो ये दो चीज़ें अपने को दे रखी है। अच्छा, थोड़ा सा और क्वेश्चन दिखाएं तो बच्चे अपने को ऑपरेशन +6, पहला +6 है और दूसरा ×6। अब बच्चे इन ऑपरेशंस का मतलब समझो बच्चे, और एक अपने को सेट का नाम Z6 दिया हुआ है। बच्चे पहले तो Z6 का मतलब समझो। बच्चे जब भी Z के पैरों में कोई नंबर लिखा हो तो इसका मतलब उस सेट में टोटल इतने एलिमेंट होंगे। कितने होंगे? 6। और शुरू हमेशा 0 से करने हैं, तो 0 1 2 3 4 5 ये आएंगे बच्चे। गिनती में तो ये टोटल 6 एलिमेंट है और शुरू हमेशा 0 से करना है। तो Z6 ऐसे ही Z7 दे देता तो यहाँ पर 6 और लग जाता साथ में। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब बच्चे अपने को करना क्या है, अपने को क्वेश्चन में बोला गया है दोनों का सम निकालो। तो बच्चे मेरे को बेसिकली एफ एक्स प्लस जी एक्स निकालना है। अब वैसे तो बहुत ईजी है दो पोलिनोमियल्स का सम करना, पर बच्चे अब की बार ऑपरेशंस थोड़े से अजीब से हैं तो उनको थोड़ा समझते हैं। बच्चे पहले मैं ना प्लस कर रहा हूँ इसलिए प्लस वाला ऑपरेशन काम में आएगा, तो प्लस वाला ऑपरेशन थोड़ा समझते हैं। अच्छा, मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई के साथ साथ ये वाला ऑपरेशन भी काम में आएगा, वो देखते हैं क्यों। तो पहले तो प्लस के लिए ये वाला ऑपरेशन समझते हैं। बच्चे प्लस के पैरों में 6 लिखा हुआ है। अब इस ऑपरेशन का मतलब समझो। बच्चे इस ऑपरेशन के दो भाग होते हैं। अगर आप कोई दो डिजिट Z6 से लोगे, Z6 से कोई दो डिजिट लोगे और अगर उनका सम 6 से कम आ रहा है, ये पैरों में जो चीज़ लिखी होती है उससे अगर कम आ रहा है तो जो सम आ रहा है वही लिख दोगे। और अगर आप कोई दो डिजिट लेते हो और उनका सम 6 या 6 से ज़्यादा आता है तो आप उस सम में से 6 को क्या करोगे? माइनस। तो +6 एक सिंपल प्लस नहीं है, वो इसे मॉड्यूलो 6 बोलते हैं और वो इस तरीके से वर्क करता है बच्चे। तो अपने अपने लगा के देखते हैं। तो बच्चे अगर अपने को एफ एक्स प्लस जी एक्स करना है यानी इन दोनों का सम करना है तो हम कैसे करेंगे? तो बच्चे कल मैंने आपको सिखाया था कांस्टेंट को कांस्टेंट में जोड़ दो। तो बच्चे मैंने 2 में 1 को जोड़ देना है, पर 2 और 1 भैया एलिमेंट किसके हैं? 2 और 1 ध्यान से देखो, 2 और 1 एलिमेंट Z6 के हैं और Z6 में सिंपल प्लस नहीं आएगा, ये वाला प्लस आएगा। तो आज बस फ़र्क यही डल रहा है बच्चे, इनके बीच में सिंपल प्लस ना आकर ये वाला प्लस आएगा। अच्छा, ये तो है x की 0 के कोफिशिएंट। अगले पे लेना होता है हमें x की 1 के कोफिशिएंट। बैलेंस नहीं कर रहा, अब तो मैं इतनी बात समझ में आने लग गई है। बच्चे x की 1 का कोफिशिएंट बोलो 5, इधर से x की 1 का कोफिशिएंट 4। भैया इनके बीच में प्लस नहीं लगाना, क्योंकि 5 और 4 कहाँ से आ रहे हैं? Z6 से, और Z6 का ऑपरेशन प्लस नहीं है, +6 है। तो इधर बीच में क्या लगेगा? +6। इधर नहीं लगेगा क्योंकि पोलिनोमियल्स के बीच में तो सिंपल प्लस और मल्टीप्लाई है। पर जब आप इनके एलिमेंटों को जोड़ने की वजह से जब इनके कोफिशिएंट्स को जोड़ रहे हो तो वो कोफिशिएंट अपने इस रिंग से आ रहे हैं, और वो रिंग से आ रहे हैं तो उनके बीच में ऑपरेशन ये वाला प्लस लगेगा। तो इस वजह से इनके बीच में ये वाला प्लस लग रहा है। अब x² के कोफिशिएंट छांटो। तो बचे x² का कोफिशिएंट 3
और इधर तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही नहीं है, इसका मतलब 0। 3 और 0 इसके एलिमेंट है, तो +6 लगाएंगे बच्चे, तो x की पावर 2। तो अब नोट्स में तो ऐसे बोल तो नहीं सकते ना बच्चे, तो अब आपको समझ आ गया होगा, ये स्टेप्स अब आपको समझ आ जाएंगे। अच्छा, इधर एक्स क्यूब है नहीं पर इधर है, तो इधर एक्स क्यूब नहीं है तो इसका मतलब 0, प्लस देखते हैं कौन सा, एक्स क्यूब इधर 2 है, अरे भैया 0 और 2 इसके एलिमेंट है, और इसमें ये वाला प्लस है, तो +6 एक्स की क्यूब, ये बनेगा बच्चे सम। बस अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। अब ये 2 और 1 के बीच में सिंपल प्लस नहीं है, +6 है, तो क्या कहता है ऑपरेशन, अगर 2 डिजिट को जोड़ो और 6 से कम आ रहा है तो जो जोड़ आ रहा है वही लिख दो। तो बच्चे 2 और 1 तो 3 ही होता है, 3 का मतलब 6 से कम आ रहा है तो 3 ही लिखेंगे, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सिंपल सम कर दिया। 5 और 4 9 किया तो सिंपल सम 9 आया बच्चे, 9 का मतलब 6 से ज़्यादा आ रहा है, तो आप उस 9 में से 6 को क्या करोगे, माइनस, तो 9 - 6 ये बनेगा 3। तो 5 और 4 9, क्योंकि सम 6 से ज़्यादा बन गया या 6 के बराबर बन जाए तो आप उस सम में से माइनस करोगे 6 को। ऐसे ही अगर +5 होता तो फिर हम 5 के लिए लिखते ये चीज़, और यहाँ पर भी 5 लिखते, ठीक है बच्चों। तो ये बात समझो, 5 और 4 9, 9 में से 6 गए 3, इसलिए 3 आया x1। 3 और 0 तो 3 ही होता है, जब तक 6 से कम है तब तक तो जो सम आ रहा है वही लिख दो, x²। 0 + 2 भी 2 ही होता है और 6 से कम ही होता है, और 6 से कम होता है तो जो सम आ रहा है वही लिख दो। तो ये आएगा बच्चे इन दो पोलिनोमियल का सम। अब अपने को करना है इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट, तो f(x) और g(x) आपके लिए मैं एक बार फिर लिख देता हूँ, 2 + 5x + 3x²। अच्छा, g(x) की मैं बात करूँ तो 1 + 4x + 2x³। अच्छा, अब मुझे इन दोनों का क्या करना है बच्चों, प्रोडक्ट। तो पहले तो सोचो, 2 पावर जब 3 से मल्टीप्लाई होगी तो 2 + 3 5, 5 तक की टर्म्स आ सकती है। तो एक बार तो मैं सीधा लिख रहा हूँ, c0 x की 0 कल कितना, c1 x की 1, c2 x की 2, c3 x की 3, c4 x की 4 और c5 x की 5। यहाँ तक इसकी पॉसिबिलिटी है आंसर की आने की। अब मुझे निकालना है c0 c1 c2 c3 c4 c5। तो अब आप अलग अलग से c0 c1 निकाल लेते हैं। तो c0 फॉर्मूला बोलो, अब तो याद ही होने लगे होंगे, a0 b0। अब a0 b0 निकालना है तो बच्चे आपको पहले इनमें से छांटना पड़ेगा a0 b0 क्या चीज़ है। तो अब इनमें थोड़ा सा क्रम लिखना पड़ेगा। तो बच्चे मैं यहाँ ही लिखता हूँ, a0 तो अपना हो गया 2, b0 a1, उसके बाद f(x) के सारे पोलिनोमियलों के नाम a0 a1 a2। तो बच्चे a0 आ गया, उसके बाद बात करते हैं a1 की, a1 5 है, a2 की बात करें तो 3 है, और क्यूब वाली टर्म की बात करूँ तो है ही नहीं, तो a3 का मान 0 है, और आगे वाले सारे भी 0 ही होंगे अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो, जो नहीं होते हैं उनके 0 मानते हैं। अच्छा, ये b0 b1 बोल दो, तो b0 तो हो गया 1, b1 हो गया अपने पास 4, b2 हो गया अपने पास 0 क्योंकि x² वाली टर्म एब्सेंट है, और b3 का मान हो गया बच्चों 2, और बाकी अगर हाइयर ऑर्डर आएंगे b4 b5 तो वो 0 हो जाएंगे। अच्छा, c0 तो होता है a0 b0, बस उसके अलावा तो किसी और का सम बनता ही नहीं 0। a0 और b0 दिख रहे हैं हमें 2 और 1, पर बच्चे अब की बार इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई, और 2 और 1 देखो किसके एलिमेंट है, z6 के, तो इसका मतलब इनमें सिंपल नहीं लगेगा। अब इधर मल्टीप्लाई लगा हुआ है तो इसका मल्टीप्लाई वाला ऑपरेशन, सेकंड वाला ऑपरेशन क्या दिया हुआ है, मल्टीप्लाई 6, तो इनके बीच में मल्टीप्लाई 6 लगेगा। उधर सम हो रहा था एलिमेंटों के बीच में तो हमने प्लस लगाया तो +6, अब इधर एलिमेंटों के बीच में मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो बच्चे 2 एकम 2। अच्छा, अभी इस मल्टीप्लाई 6 का भी मतलब समझ लो क्या होगा, अगर किन्हीं दो डिजिट का मल्टीप्लाई, अगर किन्हीं दो डिजिट का मल्टीप्लाई 6 या 6 से ज़्यादा आ गया तो आप 6 से उस रिजल्ट को डिवाइड कर दोगे। जैसे मान लो 2 और 5 है, यहाँ लिखता हूँ, मान लो 2 और 5 है तो 2 5 10, क्योंकि मल्टीप्लाई 6 से ज़्यादा आ गया तो आप 6 से इसको डिवाइड करोगे, और जो रिमाइंडर यानी शेषफल बचेगा वो लिखोगे आंसर। तो 6 को 10 से भाग देंगे तो 6 कम 6 4 बचेगा शेषफल, भाई 10 का 6 में भाग लगाएं बच्चे, तो 6 कम 6 और 4 बचेगा, तो आंसर इसका 4 आएगा। ठीक है बच्चों, अगर 2 × 1 करते हैं तो 2 ही बन रहा है, और 2 यानी 6 से कम तो कुछ नहीं करना, फिर तो यही आंसर है। तो अगर मल्टीप्लाई 6 या 6 से ज़्यादा बनेगा तो आप 6 से डिवाइड करोगे, और डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वो लिखोगे आंसर। तो ये बात है बच्चे मल्टीप्लाई 6 का मतलब। ऐसे 5 होता तो फिर इसका मतलब मल्टीप्लाई 5 या 5 से ज़्यादा होगा तो 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिखोगे, और अगर 5 से कम है तो जो मल्टीप्लाई आ रहा है वही लिख दोगे। तो इधर तो 2 एकम 2, 6 से कम ही है तो 2 ही लिख देंगे, तो c0 तो निकल ही गया। अब निकालते हैं बच्चे c1। c1 और इंटरेस्टिंग है बच्चे। c1 का पहले तो फॉर्मूला क्या बताया था, पहले a के पैरों में 0 और b के पैरों में k का मान 1 है तो 1। अब a को बढ़ाते जाओ और b को कम करते जाओ, तो +a1 b0। उसके अलावा
A2B1 अगर लिखते हैं तो 2 और 1 तो 3 हो जाएगा, C1 में आएगा ही नहीं, तो C1 में यही 2 टर्म्स आती हैं, तो अब याद होने लग गई होंगी बच्चे। A0B1 बच्चे, A0 का मान देखो कितना है 2, B1 का मान देखो कितना है 1। अच्छा, इनके बीच में मल्टीप्लाई दिख रहा है, तो मल्टीप्लाई 2 और 1 इसके एलिमेंट है, तो मल्टीप्लाई सिंपल नहीं है, मल्टीप्लाई 6 लगेगा, ये एक होगी बात। अच्छा, ये पहले इसको और करते हैं, फिर देखेंगे इस प्लस के साथ क्या होगा। बच्चे A1B0 की बात करते हैं। बच्चे A1 का मान देखो क्वेश्चन में कितना है, A1 का मान है 5, B0 का मान कितना है बच्चे 1, तो इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई लगा हुआ है, तो ये वाला मल्टीप्लाई, और बच्चे ये वाले एलिमेंट भी तो जो बनेंगे वो इसी के एलिमेंट बनेंगे। क्यों बनेंगे? क्योंकि ये रिंग है, तो आपने पढ़ा होगा कि बच्चे रिंग है तो क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी प्लस के लिए भी, इसके लिए भी अबेलियन, इसके लिए सेमी ग्रुप, तो इसका मतलब ये जो एलिमेंट्स बनेंगे वो मिल मिलाकर इसी के एलिमेंट बनेंगे, और जब इसके बनेंगे तो उनके लिए ऑपरेशंस ये हैं। तो बच्चे अब इन दोनों के बीच में हमें लिखना था प्लस, तो इन दोनों के बीच में, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट रिंग के एलिमेंट बनेंगे, तो जो भी जेड से बिलोंग करेंगे, Z6 से बिलोंग करेंगे, उनके बीच में ये वाला प्लस नहीं आएगा, +6 वाला प्लस आएगा। तो इसलिए मैं कह रहा था कि मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो उसमें तो प्लस वाला भी सिंबल यूज़ होगा और मल्टीप्लाई वाला भी। इनके बीच में मल्टीप्लाई दिख रहा था तो मल्टीप्लाई लगाया, और इन दोनों को आपस में प्लस में जोड़ना था तो यहाँ पर प्लस वाला ऑपरेशन आएगा। अब बच्चे करते हैं कैलकुलेट, तो 2 1 2, क्योंकि 6 से कम आ रहा है तो 2 ही लिखेंगे, +6 चल ही रहा है। फिर ये वाला करो, तो पहले ब्रैकेट सोल्व होंगे, फिर इनके बीच में प्लस सोल्व होगा। 5 1 5, क्योंकि 6 से कम आ रहा है तो 5 ही लिखेंगे। 5 + 2 7, और 7 यानी 6 से ज़्यादा, अगर सम 6 से ज़्यादा तो उसमें से 6 माइनस कर दो, तो 5 और 2 7, 7 में से 6 गए 1, ये आंसर आएगा बच्चे C1 का। तो आपको यहाँ पर C1 का मान कितना निकल कर आया है 1। ऐसे आप C2 निकालोगे, तो मैं एक C2 और निकलवा देता हूँ, और फिर C3 C4 C5 आप खुद से सोचना। तो बच्चे C2 की अगर मैं बात करूँ तो C2 का फॉर्मूला पहले तो A0, अब के का मान हम 2, क्योंकि C2 के लिए काम कर रहे हैं, फिर अब A को बढ़ाते जाओ और B को कम करते जाओ, A1 B3, सॉरी इसको बढ़ाते जाओ इसको कम करते जाओ, A1 B1, फिर A2 B0, बस इतनी टर्म्स ही आएंगी। जैसे ही B के पैरों में 0 बन गया, खत्म कर दो फॉर्मूले को। A0 का मान बच्चे, A0 का मान 2 है, B2 का मान 0 है, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है तो ये वाला मल्टीप्लाई आएगा। प्लस के लिए सोचते हैं, वैसे प्लस लगा दिया करो चाहे 6, क्यों? क्योंकि ये सारे रिंग के ही एलिमेंट बनेंगे बच्चे, तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, A1 B1, A1 कितना है 5, B1 कितना है 4, और इनके बीच में मल्टीप्लाई यानी ये वाला मल्टीप्लाई, ये रिंग का एलिमेंट है, और मिलकर भी ये रिंग का एलिमेंट ही बनेगा, तो इसके लिए इन दोनों के बीच में ये वाला प्लस नहीं, ये वाला प्लस आएगा। ऐसे ही A2 B0, बच्चे A2 का मान देखो कितना है 3, B0 का मान देखो कितना है 1, इनके बीच में तो मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लगा दिया, पर इनके इधर प्लस। अब इसको और जोड़ के दिखा देता हूँ बच्चे, 2 × 0 0, जब तक मल्टीप्लाई 6 से कम है 0 ही लिखेंगे, +6, 5 चौके 20, बच्चे 20 बनते ही वो 6 से ज़्यादा है, तो पहले आप 20 को 6 से डिवाइड करो, तो 6 × 3 = 18, रिमाइंडर 2 बचेगा, शेषफल 2 बचेगा, तो 2 आएगा ये आंसर। फिर इधर 3 एकम 3, 6 से कम है तो 3, 3 2 5, बचे 5 और 0 0, और 5 और 0 5, सम क्योंकि 6 से कम आ रहा है तो जो सम आ रहा है वही लिख दो। आप 2 2 करके भी जोड़ सकते हो पहले, जैसे 0 + 2 2 हो जाएगा सिर्फ, क्योंकि 6 से कम है तो जो सम आ रहा है वही लिखेंगे, तो 0 + 2 2, फिर 2 + 3 5, क्योंकि वो 6 से कम आ रहा है तो वही लिख दिया, तो 5 आ गया आंसर कुल मिलाकर। तो C2 का मान कितना आ गया 5। अब आप ऐसे ही बच्चे C3 C4 निकाल लेंगे, तो मैं मैच करवा देता हूँ। C0 अपनों ने 2 निकाला है बच्चे, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ कि किस तरीके से लिखा हुआ है बच्चे। ये देखो थोड़े से सिंबल दिखा दिए, सारे लिखने हैं तो आप ऐसे लिख देना, हालांकि वाइट पेज आपके पास है, मेंशन कर लेना, A0 A1 A2, ऐसे ये है B0, ये है B1 और ये है B2। अब उसने डायरेक्ट लिखा हुआ है तो ये बात तुम्हें ऐसे समझ नहीं आएगी, तो बच्चे तुम्हें अपनी तरफ से करना ही पड़ेगा। तो एक एक स्टेप वैसे लिखा हुआ है मैंने, मतलब A0 B0, फिर इधर A0 B1 B1 A0, फिर इधर A0 B1, मतलब फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ क्योंकि पिछले क्वेश्चन में लिखवाया हुआ है पूरा, A0 B1, सॉरी ये C2 का मान है, तो A0 B2, फिर ये A1 B1, फिर ये A2 B0, ऐसे फिर C4 में 4 टर्म्स आएंगी, C5 में 5 टर्म्स आएंगी। तो ये अब आपको खुद से सोचनी है बच्चे, और ये पूरा कंप्लीट पैक करना है आपको। तो बच्चे इतनी बात आपको समझ में आनी ही चाहिए।
तो बच्चे ये आपका फाइनल कंक्लूजन आ जाएगा आफ्टर सोल्व। तो ये आपको घर से करना है पोलिनोमियल एफ एक्स इंटू जी एक्स। तो किया हुआ है, समझ में आ जाएंगे। कोई टर्म्स आपको, ये मान जो है वो सारे सही लिखे हुए हैं मैंने, तो आप जब घर से खुद से आराम से फॉर्मूला लगाकर चेक करोगे तो बिल्कुल आराम से ये पूरा रिजल्ट निकल जाएगा। और मैं मान तुम्हें मिलवा रहा था बच्चे, जैसे A0 का मान मेरा 2 ही आया है, C0 का, अच्छा इसका मान मेरा 1 आया है, बिल्कुल आया है, और बच्चे C2 का मान मेरा आना चाहिए 5, बिल्कुल आया बच्चे। तो ये 3 मान तो मैंने मैच करवा दिए। अब आपको घर से सिर्फ C3, C4 और C5 निकालना है, वो अब आप निकाल लोगे बच्चे। अब इसके अंदर थ्योरम्स और कर रहे हैं एक आधी हम, तो देखें बच्चे। अब यहाँ से हमारे थ्योरमों वाला पोर्शन शुरू हो गया, तो क्वेश्चंस वाला काम एक बार के लिए ख़त्म हो गया है बच्चे। तो पेज नंबर 35 इसके जस्ट बाद है। तो बच्चे हेडिंग लगी हुई है किसी भी पोलिनोमियल की डिग्री कैसे निकालते हैं। तो बच्चे पोलिनोमियल की डिग्री निकालना तो हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही वैसे सीख लिया था कि अगर आपको इस बंदे को n डिग्री का पोलिनोमियल कहना है तो इसके आगे वाले बंदे जितने भी x की हाईएस्ट पावर के आएंगे उनका कोफिशिएंट 0 होना चाहिए। और इसको n डिग्री का पोलिनोमियल हम तब कहेंगे जब an का मान नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0। तो क्या लिखता है वो, एफ एक्स एक पोलिनोमियल है, किसी रिंग R के ऊपर डिफाइन है, मतलब ये वाले एलिमेंट रिंग से आ रहे हैं। जितने भी A0, A1, A2, AN है वो एलिमेंट कहाँ से आ रहे हैं, रिंग R से। तो हम सिंपल पोलिनोमियल नहीं पढ़ रहे बच्चे, पहले तो अपना एक कंसेप्ट क्लियर कर लो। हम सिंपल पोलिनोमियल नहीं पढ़ रहे, हम उन पोलिनोमियल की स्टडी कर रहे हैं जो रिंग के ऊपर डिफाइन है, मतलब जिनके कोफिशिएंट जो है वो रिंग के एलिमेंट्स हैं। तो हम उनके ऊपर स्टडी कर रहे हैं कि वो आगे क्या क्या प्रॉपर्टीज़ रखती हैं। तो बच्चे ये कोई पोलिनोमियल है जो कि किसी रिंग R पे डिफाइन है। फिर हमने क्या कहा, देन सिंस ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ दीज कोफिशिएंट्स आर नॉन जीरो, मतलब समझो, देन सिंस ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ दीज कोफिशिएंट आर नॉन जीरो। इसका मतलब है कुछ के कोफिशिएंट्स तो नॉन जीरो है और आगे वाले सारे जीरो होने चाहिए। तो इस लाइन से कंफ्यूज होते हो तो मत लिखना, बस सीधा लिखना दैट इज द पोलिनोमियल जो कि किसी रिंग R पे डिफाइन है। और फिर हम कहेंगे इफ n इज द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, अगर n जो है वो सबसे हाईएस्ट पॉजिटिव इंटीजर है हमारे पास और an का कोफिशिएंट नॉट इक्वल टू क्या है, 0, और ये an अगर नॉन जीरो है तो हम n को इस पोलिनोमियल की डिग्री बोलेंगे। तो n इज द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल fx। जैसे फॉर एग्जांपल, और पेपर में भी आप जब भी कोई डेफिनेशन वो पेपर में पूछे तो उसका एक एग्जांपल जरूर देकर आए, और अगर टाइम हो तो उसको एक्सप्लेन भी करें। पर सेक्शन ए को कहीं ज़्यादा करने के चक्कर में बाकी ख़राब कर लो तो ये मत करना। टाइम हो तो सेक्शन ए के एग्जांपल्स को वैसे मत करना, क्योंकि 1 मार्क्स की डेफिनेशन है तो इतना इनफ है, आप सिर्फ डेफिनेशन लिखो और एग्जाम्पल लिख दो बस। तो बच्चे जैसे इस क्वेश्चन में, बच्चे इसमें मैंने एक पोलिनोमियल लिखा और ध्यान से देखो, इसमें हाईएस्ट पावर 3 है और उसका जो कोफिशिएंट है वो बिल्कुल एक नॉन जीरो एलिमेंट है, यानी 2 जो है वो 0 के बराबर नहीं है। तो आप कह सकते हो कि ये कितने डिग्री का पोलिनोमियल है, यानी इसकी डिग्री जो है किसकी, एफ एक्स की। तो एफ एक्स की डिग्री कितनी है बच्चों, 3। तो सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है बच्चे। फिर कुछ नोट लगाता है वो क्या कहता है, अगर आपका an का कोफिशिएंट नॉट इक्वल टू 0 है तो आपके एफ एक्स की डिग्री कितनी हो जाएगी, n। पर वो तब कहोगे श्योरली जब कोई m ग्रेटर देन n और जहां पर am बराबर 0। इस बात को समझो बच्चे, इस बात को समझो, जैसे यहीं लिख दो, तुम इस बात को यहां समझो बच्चे। मान लो मैंने एफ एक्स एक पोलिनोमियल लिखा, a0, a1x, a2x स्क्वायर, an(xn), और मैंने तुम्हें दे दिया मान लो an नॉट इक्वल टू 0। अभी नहीं बोलोगे तुम इसको कि n डिग्री का पोलिनोमियल है, अभी भी श्योर नहीं है। तब कहेंगे जब इससे ऊपर की पावर्स अगर आए, जैसे xm+1, ये पावर्स तो ज़्यादा आ रही है n से भी बड़ी, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ m बड़ा है n से। तो बच्चे m बड़ा है n से यानी ये पावर सारी ज़्यादा है, पर इनके कोफिशिएंट्स क्या होने चाहिए, 0, यानी am+1 ये 0 होने चाहिए। तो वो यही लिख रहा है, जो भी m n से बड़े हैं अगर वो am की वैल्यूज़ यानी उनके कोफिशिएंट्स की वैल्यू 0 हो तब हम कहेंगे कि an अगर नॉन जीरो है और उससे बड़े वाले जितने भी हैं उनके कोफिशिएंट 0 हैं, तो fx की डिग्री कितनी होगी बच्चे, n। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है, हालांकि इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं, पर आपको डिटेल सारी पता होनी चाहिए, मतलब ये छोटी छोटी बातें समझ में आनी चाहिए बच्चे। तो अब इसको किसी भी फंक्शन को n डिग्री का पोलिनोमियल तब, जैसे इसको n डिग्री का पोलिनोमियल, इसको 3 डिग्री का पोलिनोमियल कब कहेंगे, क्यों कह पा रहे हैं, क्योंकि आगे वाली टर्म्स नहीं दिख रही। आगे वाली नहीं दिखने का मतलब ये नहीं है कि वो है ही नहीं, है तो सही वो, पर उनके कोफिशिएंट 0 हैं बच्चे। अब अगर उनके कोफिशिएंट 0 है यानी जो भी m n से बड़े हैं, ये 4, 5, 3 से बड़े हैं, यानी जो भी m n से बड़े हैं उनके कोफिशिएंट वाले बंदे 0 है।
उनके कोफिशिएंट वाले बंदे 0 है, तो इसलिए हम इसको 3 डिग्री का पोलिनोमियल कह रहे हैं, 4 और 5 का नहीं कह रहे। तो ये बातों को समझो। अच्छा, डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल इज अनडिफाइंड। अगर आपको ऐसा लिख दिया जाए, अब इसको कुछ भी नहीं बोल सकते, इसकी डिग्री कुछ भी नहीं बोल सकते। ये मत कहना सर x 0 लगा दो, अरे भैया आगे क्या पता कोई ना कोई हो, कोई या ऐसे इस तरीके से बन गया हो कि एक प्लस और एक माइनस की वजह से वो कट गया हो। तो बच्चे अभी हम इसको कुछ नहीं कह सकते। तो ये वाले फंक्शनों की डिग्री, जो जीरो पोलिनोमियल होते हैं उनकी डिग्री डिफाइन नहीं होती। तो ये बात याद रखना, कोई भी जीरो पोलिनोमियल है तो उसकी डिग्री अनडिफाइन है, यानी परिभाषित नहीं है। पर अगर कोई डिग्री अगर कोई पोलिनोमियल कांस्टेंट है तो उसकी डिग्री जीरो होती है। कांस्टेंट पोलिनोमियल का मतलब होता है भैया जीरो के अलावा कुछ भी नॉन जीरो एलिमेंट, जैसे 1 लिख दिया। अब अगर 1 लिख दिया ना तो इसका मतलब इसके साथ तो x की जीरो ही है और आगे वाली टर्म्स नहीं है, इसका मतलब वो सारी जीरो है। तो बच्चे, कई बच्चे इसमें और इसमें कंफ्यूज रहते हैं, भैया ये जीरो पोलिनोमियल है, इसकी डिग्री तो बिल्कुल भी नहीं बोल सकते, क्योंकि जीरो खुद अपने आप में एक ऐसी संख्या है जिसके बारे में नॉलेज नहीं है हमें। ऐसे तो नॉलेज है बच्चे, जीरो को मतलब हम जीरो इंटू कुछ भी करते हैं तो जीरो आता है और आता है। पर बच्चे जीरो के बारे में श्योरिटी के साथ हम ये नहीं कहेंगे कि अब ये 0 डिग्री का पोलिनोमियल बनेगा ही बनेगा। पता नहीं ये जीरो जो है वो x की n वाले का कोफिशिएंट दे रखा है या किसका दे रखा है, तो हम श्योर नहीं होंगे इसके साथ। पर अगर 1 दे दिया और सिर्फ 1 लिख दिया तो इसका मतलब इसके साथ तो x की डिग्री जीरो लगी हुई है, और अगर x की डिग्री जीरो लगी हुई है और आगे वाले सारे जीरो दिख रही है क्योंकि है ही नहीं, तो इसका मतलब इस वाले कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है बच्चे? जीरो। क्योंकि देखो इधर भी इसको ही तो डिग्री बोला था तब जब उसका कोफिशिएंट नॉन जीरो, तो इसका कोफिशिएंट नॉन जीरो है तो ये 0 डिग्री का पोलिनोमियल है, क्योंकि ये 1 नॉन जीरो है ना बच्चे। तो ये कितनी डिग्री का पोलिनोमियल है? 0 डिग्री का। तो बच्चे कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री हमेशा क्या होती है? 0। ये बात भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर वो तो सिंपल वही लिखा हुआ है कि पी एक्स अगर पोलिनोमियल है डिग्री n का, तो आप अपने एफ एक्स फंक्शन, ये पी एक्स लिख लो, फिर यहाँ पर पी एक्स लिख रहे हो तो यहाँ भी पी एक्स लिख लो। क्या लिख सकते हो? a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर अप टू an x की n, जहाँ पर आपको लिखना है कि an जो है वो हमेशा क्या होगा? नॉन जीरो। और आगे ये लाइन भी मेंशन करना चाहो तो कर देना, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। तो ये पेज बहुत ही सिंपल था बच्चे, दिखने में पूरा एक पेज हो गया, और है क्या? सिर्फ एक फंक्शन लिखा और जो हाईएस्ट पावर है उसको हमने उस फंक्शन की डिग्री बोल दिया, तब जब उसका कोफिशिएंट नॉन जीरो और आगे वाली सारी टर्म के कोफिशिएंट्स क्या हो? जीरो। और जीरो पोलिनोमियल की डिग्री अनडिफाइन है, कांस्टेंट की डिग्री हमेशा जीरो होती है, और उसके अलावा जो भी डिग्री का पोलिनोमियल है उसके लिए उसका कोफिशिएंट नॉन जीरो होना चाहिए। तो बच्चे ये पेज नंबर 35 के ऊपर आपका काम जो है वो इतना सही किया हुआ है, तो वो भी डन है। अब नेक्स्ट और सुनो बच्चे, इसी के साथ एक थ्योरम और कर लेते हैं हम। तो बच्चे ये और देख लो, पेज नंबर 36 पे आपको दी हुई है, तो ध्यान से सुनेंगे बच्चे। एफ एक्स और जी एक्स आपको क्या दिए हुए हैं? दो नॉन जीरो पोलिनोमियल जो किसी रिंग आर से डिफाइन है। मतलब एफ एक्स और जी एक्स में जो कॉन्स्टेंट्स होंगे, जो कोफिशिएंट्स होंगे, वो रिंग आर से आ रहे होंगे। देन बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, अगर मैं कहूँ आपके लिए सेक्शन बी के अंदर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में देखने को मिल ही सकती है। बड़े अच्छे और ध्यान से आप करेंगे बच्चे इसको, तो इसको समझें अच्छे से। आपको एफ एक्स और जी एक्स कोई दो नॉन जीरो पोलिनोमियल दे रखे हैं जो किसी रिंग आर पे डिफाइन है, मतलब इनके जो कोफिशिएंट्स रहे होंगे वो रिंग आर से आ रहे होंगे। तो कहता देन, यानी तब सिद्ध करो एफ एक्स प्लस जी एक्स, यानी इन दोनों पोलिनोमियल का पहले हम सम कर दें, और सम करने से जो एक नया पोलिनोमियल बनेगा उसकी जो डिग्री होगी वो डिग्री लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम, लेस देन भी लगा हुआ है और इक्वल भी लगा हुआ है, तो लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ, ब्रैकेट में लिखा हुआ है डिग्री ऑफ एफ एक्स कोमा डिग्री ऑफ जी एक्स। मतलब मैं अभी समझाऊंगा, एक बार सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ। और दूसरा हमें करना है पहले इन दोनों पोलिनोमियल का मल्टीप्लाई, उससे एक नया पोलिनोमियल बनेगा। हमने अभी भी किए हैं क्वेश्चन, जब हम दो पोलिनोमियल का सम करते हैं तो एक नया पोलिनोमियल बनता है, और दो का प्रोडक्ट करते हैं तब भी एक नया पोलिनोमियल बनता है, और उसकी जो डिग्री आती है वो डिग्री प्रूव करनी है कि वो डिग्री लेस देन और इक्वल होती है डिग्री ऑफ एफ एक्स प्लस डिग्री ऑफ जी एक्स। तो इन रिजल्ट्स को याद भी रखना है आगे वाली थ्योरम्स के लिए। तो मेन तो ये रिजल्ट याद रखना है बच्चे, एफ एक्स इंटू जी एक्स की डिग्री एफ एक्स पे अलग कर दो, डिग्री जी एक्स पे अलग कर दो, बीच में लगा दो प्लस, और ये रिजल्ट के या तो ये इक्वल होगा या ये रिजल्ट हमेशा बड़ा होगा और ये रिजल्ट हमेशा क्या होगा? छोटा। तो बच्चे मैं ना पहले तो आपको ना प्रैक्टिकली एक एग्जांपल के थ्रू बताने की कोशिश करता हूँ कि इनमें ये लेस देन इक्वल टू के निशान की पॉसिबिलिटी क्यों है। वैसे मेरे को उसके लिए एक तो एफ एक्स पोलिनोमियल लेना है और एक जी एक्स,
और कहीं नहीं लिखा हुआ कि दोनों की डिग्री सेम लेनी है। तो अपने एफ और जी कुछ अलग अलग डिग्री के भी ले सकते हैं और सेम डिग्री के भी ले सकते हैं, और कई सारे केस बन सकते हैं। और अच्छा ये भी हो सकता है, देखो 3 केस बन सकते हैं। एफ की डिग्री मान लो 3 है और जी की डिग्री 2, यानी इसकी डिग्री ज़्यादा मान ली, इसकी डिग्री कम। एक केस बनता है इन दोनों की डिग्री सेम सेम हो, मान लो 3 और 3। और एक केस ये बनता है कि इसकी डिग्री 2 और इसकी डिग्री 3, यानी इसकी डिग्री ज़्यादा और इसकी डिग्री कम। तो हम तीनों केसों में प्रूव करेंगे कि ये रिजल्ट ही आने वाले हैं, या तो ये चीज़ बड़ी होगी या ये इसके बराबर होगी। तो बच्चे एग्जाम्पल चलो मैं बाद में समझाता हूँ, पहले आपको ये थ्योरम करवाता हूँ, फिर इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो बच्चे पहले इसकी थ्योरम समझो, क्योंकि पेपर में तो थ्योरम ही आनी है, कोई एग्जाम्पल का काम नहीं चलना। तो बच्चे अपने इस थ्योरम को डायरेक्ट समझने की कोशिश करते हैं। देखो एफ की हमें कुछ ना कुछ डिग्री माननी है, तो मैंने क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही मान ली कि एफ की डिग्री कुछ n है, और ऐसे ही जी की डिग्री भी कुछ ना कुछ माननी है, कुछ अलग मान लेते हैं। तो इसकी डिग्री जी की हमने कितनी मान ली, m। n और n ना एक नंबर है बच्चे। अभी अभी जैसे पिछले क्वेश्चन को किया था जिसमें एफ 3 डिग्री का पोलिनोमियल था, तो 3 एक नंबर ही तो है, तो n और m एक नंबर ही तो है। तो हमने एफ की डिग्री यानी एफ कितनी डिग्री का पोलिनोमियल मानना है, n डिग्री का, और जी कितनी डिग्री का पोलिनोमियल मानना है, किसी m डिग्री का। अच्छा, अब अगर एफ की डिग्री n मान ही ली है, तो इसका मतलब x की पावर n का जो कोफिशिएंट an होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। तो लिखा एफ बराबर पोलिनोमियल n डिग्री का लिख कर देखा a0 प्लस a1x प्लस a2x² अप टू an x की पावर n। और क्योंकि हमने n डिग्री का पोलिनोमियल खुद बनना ही है, तो इसका मतलब ये कोफिशिएंट पक्की बात है नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0। अच्छा, जी की डिग्री हमने कितनी मानी है, m, तो इसका मतलब जी m डिग्री का पोलिनोमियल है, तो उसके कॉन्स्टेंट्स के नाम कुछ और रख दिए। तो b0 प्लस b1x प्लस b2x² अप टू bm x की पावर m, और हमने m डिग्री का मानना है, तो इसका मतलब bm का मान पक्की बात है नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0। अब बच्चे यहाँ पर से 3 केस अराइज होते हैं। 3 केस में मैंने आपको बता दिया है, एक बार इसकी डिग्री ज़्यादा इसकी कम, एक बार दोनों की बराबर, और एक बार इसकी ज़्यादा और इसकी कम। तो पहला केस हम क्या कर रहे हैं, जब n और m बराबर नहीं है। जब n और m बराबर नहीं है तो यहाँ से 2 पॉसिबिलिटी उठती है, हमें नहीं पता, क्या पता ये 3 है और ये 2 है तो बराबर नहीं है, और ये 2 है और ये 3 है तो भी बराबर नहीं है। यानी इसमें ये भी बड़ा हो सकता है और ये छोटा, और ये बड़ा हो सकता है और ये छोटा, तो 2 पॉसिबिलिटीज़ है। तो उसके अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं। तो एक बार तो मैंने इकट्ठा मान लिया कि n और m बराबर नहीं है, बड़े छोटे की फिलहाल मैं बात नहीं कर रहा। तो अभी तो मैंने सिर्फ केस को एक ही m ग्रेटर देन n और लेस देन n को इसी के अंदर इकट्ठा कर दिया, यानी n और m बराबर नहीं है। मुझे नहीं पता ये 3 है ये 2 है या ये 2 है ये 3 है, बस ये बराबर नहीं है तो डिफरेंट है। तो हमने क्या बोला, n और m बराबर नहीं है, तो फिलहाल 2 ही केसों में मैं काम कर दूंगा, यानी इस वाले केस में दोनों आ गए। हल्का सा हिंट के तौर पे लिख सकते हो, इसमें m ग्रेटर देन n वाला भी आ गया और n ग्रेटर देन m वाला भी आ गया, दोनों केस एक साथ कर दिए। तो करते हैं बच्चे, करो दोनों का सम करना तो हमने सीखा ही है। कांस्टेंट को कांस्टेंट में जोड़ दो, x वाले कोफिशिएंट्स को आपस में जोड़ दो तो a1 प्लस b1 x1, ऐसे x2 वालों को आपस में तो a2 प्लस b2, वो जोड़ के दिखाया नहीं, बस कोई बात नहीं। अच्छा, अब इधर ट्रिक है, n और m बराबर तो है नहीं, अब बड़ा छोटा कौन है वो भी नहीं पता। एक बार मैंने यूं ही n वाली को पहले लिख दिया, m वाली को बाद में। हालांकि आप m वाली को पहले और n वाली को बाद में भी लिख सकते हो, उससे कोई क्वेश्चन पे इफेक्ट नहीं आएगा, आएंगी दोनों टर्म, क्योंकि n भी बराबर, n और m बराबर नहीं है। मान लो ये 2 डिग्री का है, मान लो n का मान 2 है, मान लो एक बार समझने के लिए, और m का मान लो 3 है। तो बच्चे कुल मिलाकर 2 वाले कोफिशिएंट्स का भी सम करेंगे और 3 वालों का भी करेंगे, तो x की n में तो आ जाएगा an, और इससे पहले कोई भी bn कोफिशिएंट होगा वो आ जाएगा, तो x की n में तो ये आ जाएगा। अच्छा, इसमें भले ही m वाला मान लो ना हो तो वो 0 हो जाएगा कहने का मतलब, और ये bm आ जाएगा, तो और अगर होएगा प्रेजेंट तो कोई am आ जाएगा और bm आ जाएगा, उनका सम हो जाएगा, और x की पावर क्या आ जाएगी, m। तो ये लास्ट के 2 स्टेप हो सकता है तुम्हें समझ ना आए हो, पर थोड़ा सा बात को समझो। मान लो ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, तो हम इसमें भी तो 2 डिग्री वाला लेते हैं ना बच्चे कोफिशिएंट, और जब 3 डिग्री वाला सम करेंगे तो ऊपर वाले का 0 मान लेंगे कोफिशिएंट, तो वो लेंगे तो सही, उसका नाम तो कुछ ना कुछ रखेंगे, तो नाम क्या रखेंगे उसका, am, चाहिए उसकी वैल्यू 0 हो भले ही। तो बच्चे इस तरीके से हमने सम कर दिया। अब बस ये कोई मतलब नहीं है कि हमने x की m को बाद में क्यों लिखा, आप पहले लिख दो इसको बाद में लिख दो, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्लियरली कुछ लिखा ही नहीं कि m और n में बड़ा कौन है। तो आप चाहिए इस वाली टर्म को पहले लिख लेना और इसको बाद में, और चाहिए इसको बाद में और इसको पहले, कोई फर्क नहीं पड़ता। बात को समझो। अब इसीलिए तो ये लाइन आएगी बच्चे साथ में, क्योंकि हमें देखो खुद को सोचने में दिक्कत हो रही है कि हम इस टर्म को पहले लिखें या इस टर्म को।
वो सब इस पे डिपेंड करेगा कि n और m की वैल्यू क्या है। अगर ये 2 है, ये 3 है, तो ये वाली टर्म बाद में आएगी और 2 वाली डिग्री की सम पहले आएंगे। और अगर ये 3 है और ये 2 है तो ये वाली टर्म पहले आएगी और ये वाली बाद में आएगी। तो इसका मतलब हम क्या देख पा रहे हैं कि बच्चे fx प्लस जी एक्स एक नया पोलिनोमियल तो बना ही है और उसकी डिग्री fx प्लस जी एक्स की डिग्री या तो n डिग्री होगी या m डिग्री होगी, क्योंकि n और m बराबर नहीं है। सोचो, अगर ये fx 2 डिग्री का पोलिनोमियल है और gx 3 डिग्री का पोलिनोमियल है तो fx प्लस gx 3 डिग्री का पोलिनोमियल आएगा। अगर ये 3 है और ये 2 है तो भी 3 आएगा। तो इसका मतलब इन दोनों में जो मैक्सिमम होगा ना, उसकी जो डिग्री होगी वही इस fx प्लस जी एक्स की डिग्री होगी। तो बच्चे ये बात समझो, तो fx प्लस जी एक्स की डिग्री क्या निकल कर आई, n और m में जो मैक्सिमम होगा उसके बराबर। अभी तक तो बराबर का साइन आ गया, मेरे को लेकर आना है बच्चे ये कुछ, देखो मैक्सिमम वर्ड तो आ गया। और ध्यान से देखो, n की जगह मैं लिख सकता हूँ डिग्री ऑफ fx और m की जगह लिख सकता हूँ डिग्री ऑफ gx। तो मैक्सिमम आ गया डिग्री fx कोमा डिग्री gx, मैक्सिमम आ गया डिग्री fx कोमा डिग्री gx। और बराबर का साइन तो आ गया, पर मुझे ये निशान बड़ा होता भी दिखाना है। अब वो कैसे दिखाएंगे बच्चे, उसके लिए हमने एक केस और बनाया। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि दोनों डिग्रियां बराबर हो, यानी n और m बराबर हो। तो अब fx और gx को जोड़ेंगे तो क्या क्या टर्म्स आएंगी, a0 प्लस b0, x वाले कोफिशिएंट आपस में जुड़ जाएंगे। और अब n और m बराबर है, सोचो अगर n और m बराबर है तो m को ही क्या लिख सकते हो, n। तो an प्लस बी एम और x की पावर n, an प्लस बी एन एक्स की पावर n, m नहीं n नहीं कर दो क्योंकि m और n बराबर है। अच्छा, an भी नॉन जीरो है और m अगर n के बराबर ही है तो bn भी नॉन जीरो है। तो अगर an भी नॉन जीरो, bn भी नॉन जीरो, तो an प्लस bn भी नॉन जीरो, तो हमने लिखा। अच्छा, और जीरो भी बन सकता है, वो मैं बताऊंगा कैसे बन सकता है कि an नॉन जीरो है, bn नॉन जीरो है, तो an प्लस bn जीरो बन सकता है क्या, मैं बना के भी दिखाऊंगा एक एग्जांपल के थ्रू आपको। और उस केस में मैं डिग्रियां बराबर ही लेकर चलूंगा। तो एक बार आप बात को सिर्फ समझते जाओ। तो हमने पहले n और m को जब बराबर लिया तो ये एक्सप्रेशन आ गया। अब यहाँ से an प्लस बी एन पे डिपेंड करता है कि वो मान टोटल सम होकर जीरो बन रहा है या जीरो नहीं बन रहा। तो बच्चे यहाँ से दो केस उठते हैं, an प्लस बी एन का मान जीरो भी आ सकता है, कैसे आएगा वो बताऊंगा। और an प्लस बी एन का मान हो सकता है क्या बने, नॉन जीरो। अगर ये सम नॉन जीरो बनता है, अगर ये सम नॉन जीरो बनता है तो fx प्लस जी एक्स जो एक पोलिनोमियल बना है वो कितने डिग्री का, n डिग्री का। तो उस केस में तो इसकी जो डिग्री है वो n के बराबर आ रही है। तो वो लिखता है fx प्लस जी एक्स की डिग्री फिर इस केस में किसके बराबर हो जाएगी, n के। पर अगर ये जीरो बन जाता है, अगर ये जीरो बन अगर ये टर्म जीरो बन जाती है तो मैंने आपको बताया हुआ है फिर इसको n डिग्री का नहीं बोलेंगे, यानी इसकी डिग्री फिर n नहीं होगी, n से क्या होगी, कुछ कम। अब कम में भी पता नहीं कितनी कम होगी, हो सकता है x की n-1 का भी कोफिशिएंट जीरो बनता हो। तो बस कुल मिलाकर n से कम होएगी, इतना पता लग गया। तो इसकी डिग्री फिर n से क्या होगी, कम। अब देखो ये निशान आ गया और यही निशान अपने को चाहिए था। n का मतलब क्या है भैया, डिग्री ऑफ fx। अब इक्वेशन 1 और 2 को इकट्ठा करते हैं। देखो 1 और 2 को इकट्ठा करें तो डिग्री fx प्लस जी एक्स, डिग्री fx प्लस जी एक्स, डिग्री fx प्लस जी एक्स। तो LHS में तो आएगा डिग्री fx प्लस जी एक्स, और RHS में मैक्सिमम n को मैम, या जिस तरफ n लिख रहे हैं, जिस तरफ n लिख रहे हैं उस तरफ साइन क्या कर दो, ओपन। तो इधर की तरफ बच्चे साइन ओपन हो जाएगा इस तरफ, क्योंकि इस तरफ n है तो इस तरफ साइन क्या हो जाएगा, ओपन। और यह एग्जैक्टली n के बराबर हो सकती है, तो बराबर तो ऑलरेडी आ ही रखा है। तो कुल मिलाकर आप इसको और इससे आप जो प्रूफ मांग रहा था वो लिख सकते हो। तो उसने लास्ट में फाइनल आंसर लिख दिया, डिग्री एफ एक्स प्लस जी एक्स लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ। अब ये लाइन से आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो n का मान है बच्चे डिग्री एफ एक्स और m का मान है डिग्री जी एक्स। तो आप लिख लो, एंड आप n को रख देना डिग्री एफ एक्स और m को रख देना बच्चों डिग्री जी एक्स। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो आपको लिख लेनी चाहिए। अब मैं आपको ना इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। देखो थ्योरम प्रूव करनी आएगी तो यही करनी पड़ेगी, दो केस बनाने पड़ेंगे, n और m बराबर नहीं है तब क्या होगा, और जब n और m बराबर होंगे तब डिग्रियाँ क्या क्या हो सकती है। और फिर क्योंकि आपको तो कंबाइंड की बात करनी है तो इसकी टोटल डिग्री या तो इन दोनों के बराबर होगी, इन दोनों में जो भी बड़ा होगा उसके बराबर होगी, या हमेशा इधर वाली डिग्री में जो बड़ा होगा उससे हमेशा इसकी डिग्री कम ही होगी। अब मैं प्रैक्टिकली समझाता हूँ कि इससे जो कंक्लूज़न आया है वो कंक्लूज़न एक्चुअल में क्या कह रहा है। तो बच्चे मैं आपके लिए ना एग्जांपल लेता हूँ।
बच्चे मैं एक बार तो आपके लिए एक ऐसा एग्जांपल लेता हूँ जिसमें दोनों की डिग्रियाँ एफ और जी की बराबर है। मान लो मैंने ये ले लिया 2 + 4x, ये भी मैं कुछ और ले लेता हूँ जिससे तुम ये ना समझो कि 2 ही लेना, या 3 ले लेता हूँ, कोफिशिएंट्स अलग अलग कर दिए। अच्छा इधर है ना मैं -2 लेता हूँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग काम किया मैंने। एफ एक अलग पोलिनोमियल है, जी एक अलग है, इसकी डिग्री भी 2 है, इसकी डिग्री भी 2 है। सम करते हैं अपने, सम करना हमने सीखा है बच्चे। बताओ ये कितनी डिग्री का पोलिनोमियल है 2, और ये भी कितनी डिग्री का है 2 क्योंकि इनके कोफिशिएंट नॉन जीरो है। ठीक है, अब इन दोनों का सम करो तो कांस्टेंट को कांस्टेंट में, यानी 2 + 3 5, 3 + 4 7, ये x हो गया। एक्स स्क्वायर वाले जोड़ो, देखो 2 + -2, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई है। तो बच्चे ये तो बन गया 0x², और ये आ गया 5 + 7x। क्या देखा तुमने, जब m और n यानी fx और gx की डिग्री बराबर थी तो उस केस में जब हम सम कर रहे थे, उसने ये देखो दो केस बनाए हैं। जब m और n बराबर है, m और n बराबर डिग्री के लिए मैंने फिर सम किया, तुम्हारे लिए मैंने सम भी किया था। फिर मैंने यहाँ पर देखो दो केस इसलिए बनाए थे क्योंकि ऐसी पॉसिबिलिटी आ सकती थी। देख लो इन दोनों का सम क्या आ रहा है बच्चों, 0, और अगर 0 आ रहा है तो डिग्री 2 से क्या आ रही है, कम। fx + gx की डिग्री अब कितनी आ रही है, 1, क्योंकि इसका तो कोफिशिएंट 0 है, तो ये 2 डिग्री का पोलिनोमियल नहीं है, ये कितनी डिग्री का है, 1 डिग्री का, क्योंकि 1 वाली डिग्री का कोफिशिएंट नॉन जीरो है। तो बच्चे fx + gx की डिग्री 2 से कम, यानी fx + gx की डिग्री fx की डिग्री से या gx की डिग्री से कम आ रही है। तो fx की डिग्री जैसे n मानी थी, तो fx + gx की डिग्री इस 2 से क्या आ रही है, कम। तो ये केस समझ आ गया होगा अब आपको। जब m और n बराबर हो तो उस केस में ये 0 बन सकता है, मैंने बना के दिखाया है। और ये भी हो सकता है ये 0 ना हो। अब 0 क्या ना हो, तो उसके लिए एग्जाम्पल चेंज कर देते हैं। बच्चे फटाफट समझो बात को। ये एग्जाम्पल लेता हूँ, बस थोड़े से कोफिशिएंट चेंज कर देता हूँ। 2x², बच्चे कितनी डिग्री का है, 2 डिग्री का। gx भी 2 डिग्री का ही लेना है मेरे को, तो मैंने लिया, बस कोफिशिएंट कुछ और कर दिया। ये भी 2 डिग्री का है। अब सम करो, fx + gx करो, तो 2 और 2 4, 4 और 3 7x, और 5 और 2 7x²। क्योंकि हाईएस्ट डिग्री वाले का कोफिशिएंट नॉन जीरो है तो ये 2 डिग्री का ही बन रहा है, यानी इस केस में fx + gx की डिग्री कितनी आ रही है, 2 ही आ रही है, यानी fx या gx वाली डिग्री के बराबर ही आ रही है। तो बच्चे देख लो यही लिखा हुआ है, fx और gx की डिग्री इसी के बराबर आ रही है। अब इस लाइन का मतलब समझ लो बच्चे, इस लाइन का क्या मतलब है, देखो इसमें n और m बराबर नहीं लेने, यानी fx किसी और डिग्री का और gx किसी और डिग्री का। तो बात को समझो, मान लो fx ले लेता हूँ मैं 4 + 2x + 3x², और gx में कुछ और डिग्री का ले लेता हूँ, मान लो 4 + 3x या 2 + 3x। बच्चे करते हैं सम, fx + gx करते हैं तो कांस्टेंट को कांस्टेंट में, 4 और 2 6, x वालों को x वालों में तो 5x, x², और इधर x² है ही नहीं तो 0 जोड़ना पड़ेगा, तो 0 + 3 3। क्या देखा, fx 3 डिग्री का है, gx 2 डिग्री का है, तो fx + gx की डिग्री 2 आई है। सॉरी उल्टा लिख दिया, fx की डिग्री कितनी है, 2, और gx की डिग्री तो 1 ही है, और fx + dx की डिग्री क्या आई है बच्चे, क्या आई है बताओ मेरे को, fx + gx की डिग्री आई है जो इन दोनों में से बड़ा है उसके बराबर आई है। इन दोनों में बड़ा कौन है, fx वाले की डिग्री। तो आप कह सकते हो इस केस में डिग्री ऑफ fx + gx क्या लिखोगे शब्दों में, बराबर आया है मैक्सिमम ऑफ डिग्री ऑफ fx, डिग्री ऑफ gx। fx या gx की डिग्री में जिसकी डिग्री ज़्यादा होगी उसके बराबर इसकी डिग्री आई है। तो इन दोनों में किसकी डिग्री ज़्यादा है, fx की, तो इन दोनों में किसकी डिग्री ज़्यादा है, fx की, तो इसका रिजल्ट fx की डिग्री के बराबर आ जाएगा। और अगर अब मैं इसका नाम gx रख दूँ, इसका fx रख दूँ, तो फिर gx वाले की डिग्री ज़्यादा हो जाएगी, तो इसकी डिग्री जो है वो gx की डिग्री के बराबर आ जाएगी। तो समझ में आ रही है बच्चे ये बातें। तो आप चाहो तो ये एग्जाम्पल लिख लेना बच्चे, तो ये बातें इस तरीके से आपको समझ में आएंगी। अच्छा, इससे कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इनमें से किसी भी टर्म को आगे पीछे लिख सकते हो, बस लाइन आपको इसके बाद ये लिखनी है कि हमें नहीं पता इनमें से कौन बड़ा है, जो बड़ा है वो ही हमारा इस fx + gx का डिग्री आएगा इस केस में जब n और m बराबर नहीं है। और जब n और m बराबर होते हैं तब यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी अराइज हो जाती है, ये कोफिशिएंट 0 भी बन सकता है, मैंने बना के दिखाया है, और अगर 0 बन जाता है तो डिग्री n से कम होएगी, और अगर 0 नहीं बनता तो डिग्री n ही होगी। तो ओवरऑल आपको एक तो इधर की तरफ निशान खोलना है, तो आपने इधर की तरफ निशान खोल दिया,
और रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, मैक्सिमम n का मतलब डिग्री एफ एक्स और m का मतलब डिग्री जी एक्स। बस इस लाइन का कोई मतलब नहीं है, बस इससे तो ये निशान मिल गया हमें, और बराबर तो हमें ऑलरेडी मिला हुआ था इधर, तो ये वाला केस हमारे काम का बना नहीं, बस दिखाना जरूर है। तो ये तो हो गया बच्चे प्लस के लिए। अब बात करते हैं कि अगर हम दो पॉलिनोमियल्स का मल्टीप्लाई करें तो डिग्री, थ्योरम वही चल रही है, पूरी नहीं हुई। तो सेक्शन बी में 4 मार्क्स में ये थ्योरम आती है, तो बच्चे इसको ध्यान से कर जाना। तो एफ एक्स इंटू जी एक्स की डिग्री, अब एफ एक्स इंटू जी एक्स करेंगे तो बच्चे तुम्हें पता है कि क्या क्या आता है, सी जीरो आता है, सी जीरो का मतलब ए जीरो बी जीरो एक्स की जीरो, प्लस सी वन आता है, सी वन में आता है ए वन बी जीरो प्लस ए जीरो बी वन, लिखवाया हुआ है सब एक्स की वन। अच्छा सी टू में क्या आता है, ए टू बी जीरो प्लस बी टू ए जीरो प्लस ए वन बी वन एक्स की टू। ऐसे करते करते बच्चे लास्ट की टर्म में एक्स की पावर, हाँ जी एफ एक्स हमने कितनी डिग्री का माना था, एन डिग्री का, और जी एक्स एम डिग्री का। और मैंने कहा था जैसे एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई कर रहे थे उन क्वेश्चनों में, तो एक्स की 2 + 3 तो एक्स की 5 बना था, तो इधर भी एक्स की पावर m + n जुड़ जाएगी, और इसका कोफिशिएंट am और मान लो इसका कोफिशिएंट an, तो इसका कोफिशिएंट था bm और इसका कोफिशिएंट था an, वो आपस में मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अच्छा अब इधर अपने को कुछ नहीं देखने की जरूरत बच्चे, an नॉन जीरो चल रहा था क्योंकि हमने एफ एक्स को n डिग्री का पॉलिनोमियल लिया था, तो an का मान नॉन जीरो था। यहाँ कहीं लिखा हुआ है मैंने, यहाँ लिख लो। अच्छा ये भी मल्टीप्लाई होने के बाद, सॉरी थोड़ा सा सुनना ध्यान से बच्चे, अब इधर ये जो कोफिशिएंट बना है इस हाईएस्ट डिग्री का, ये जीरो भी बन सकता है और जीरो से कम भी बन सकता है। अब इसको मैं मल्टीप्लाई के थ्रू किसी एग्जांपल के थ्रू समझा नहीं रहा, कोई एग्जांपल ऐसा सोचना पड़ेगा जिसमें ये वाली रिजल्ट जीरो बन जाए। बन सकती है बच्चे, बन सकती है। आपने जो शायद ये वाला मेरे हिसाब से जो क्वेश्चन Z6 आज की क्लास में करवाया है वो देखना, उसमें शायद लास्ट वाली डिग्री या बीच में कोई डिग्री का कोफिशिएंट जीरो बन रहा है, तो बन सकता है। तो इसकी की डिग्री अगर इसका कोफिशिएंट ये वाला जीरो बन गया तो m + n से डिग्री कम होएगी, किसकी, इसकी डिग्री। तो डिग्री एफ एक्स इंटू जी एक्स लेस देन होएगा किसके, इस वाली डिग्री से, और m किसकी डिग्री है, चलो एक बार तो इसके थ्रू समझ लो। तो बच्चे अगर ये चीज़ जीरो हुई तो इसकी डिग्री इस m + n से कम होएगी, और अगर ये बंदा नॉन जीरो निकल गया तो इसके बराबर होएगी। तो इस एफ एक्स इंटू जी एक्स की डिग्री किसके बराबर होगी, n + m के। तो कुल मिलाकर या तो निशान इस तरफ रखना है या बराबर रखना है। तो डिग्री एफ एक्स इंटू जी एक्स लेस देन इक्वल n + m, और n का मतलब डिग्री एफ एक्स और m का मतलब डिग्री जी एक्स। तो आप चाहो तो नोट्स में एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख लो, इन दोनों से आपने क्या लिखा, तो फ्रॉम ए एंड बी LHS सेम है, तो डिग्री एल एफ एक्स इंटू जी एक्स लेस देन इक्वल, यानी ये निशान आ गया, n + m ही है दोनों तरफ, तो n + m। n की जगह लिख दिया बच्चे डिग्री एफ एक्स और m की जगह लिख दिया डिग्री जी एक्स। तुमने स्टार्टिंग में मान रखा है एफ एक्स की डिग्री n और जी एक्स की डिग्री m। तो ये थ्योरम तो बच्चों यहाँ ख़त्म हो गई, और ये रिजल्ट तो याद ही रखना है कि एफ एक्स इंटू जी एक्स की डिग्री, एफ एक्स की डिग्री और जी एक्स की डिग्री का या तो सम कर दो, तो या तो उसके बराबर होती है, या इस वाला पोर्शन में जो रिजल्ट आएगा वो बड़ा होगा और इसकी डिग्री कुछ कम निकलेगी। कम तब निकलेगी जब ये कोफिशिएंट जीरो हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये बात याद रखना। अब इसी रिजल्ट्स का यूज़ करते हुए कोरल कर रहे हैं, तो बच्चे कोरल ध्यान से सुनना। कोरल के बारे में मैंने कल भी बताया था। कोरल का मतलब होता है कि इस रिजल्ट से ही रिलेटेड एक रिजल्ट और निकाल रहे हैं, तो छोटी सी थ्योरम है, पेपर में आ सकती है, तो इसको ध्यान से देख लेना बच्चे। अभी अभी जो हमने थ्योरम की है उसमें एफ एक्स और जी एक्स जो नॉन जीरो पॉलिनोमियल थे वो किसी रिंग पे डिफाइन थे, पर अब की बार ये किस पे डिफाइन है, आईडी और फील्ड। इसका मतलब या तो आईडी होएगा या फील्ड होगा, तो जो कोफिशिएंट्स होंगे ना इनके वो अब की बार आईडी से आ रहे हैं या फिर फील्ड से आ रहे हैं। ठीक है बच्चे, पिछले अभी जो थ्योरम की थी उसमें रिंग से आ रहे थे, तो अगर रिंग लिखा हो पेपर में तो ये वाली थ्योरम जो अभी की है वो करनी है, और अगर आईडी या फील्ड लिखता है तो ये वाली करनी है। अब ये छोटी सी है, बस यहीं पर खत्म हो जाएगी। तो इसकी वजह से फ़ायदा क्या हुआ बच्चे, इसकी वजह से एक छोटा सा फ़ायदा हो गया, ये वाला निशान हट जाएगा बस। तो एफ एक्स इंटू जी एक्स की डिग्री बराबर ही आएगी डिग्री एफ एक्स प्लस डिग्री जी एक्स, ये ग्रेटर देन वाला साइन हट जाएगा, वो देखते हैं क्यों हट जाएगा। तो बच्चे मेरे लिखने का तरीका तो कहता, अगर आइडिया फील्ड है तो एफ एक्स इंटू जी एक्स की डिग्री प्रूव करो सिर्फ और सिर्फ बराबर होती है डिग्री एफ एक्स प्लस डिग्री जी एक्स। तो बच्चे देखते हैं सिर्फ बराबर ही क्यों आएगा। तो बच्चे अपनों ने डी एक्स एक आईडी लेकर चले हैं, तो लिखा मैंने साइड में, पहले लिखना थ्योरम में डी एक्स एक आइडिया फील्ड है, बस नाम डी एक्स लिख दिया, क्योंकि पोलिनोमियल्स की रिंग है तो पोलिनोमियल्स को पी एक्स से लिखते हैं, तो इसको रिंग को किससे लिख दिया, डी एक्स से। तो डी एक्स एक आइडिया फील्ड है, उससे हमने दो पोलिनोमियल बुला लिए एफ एक्स और जी एक्स। तो आगे की थ्योरम में भी समझनी है तो इस डी एक्स वर्ड को रट लो, आगे से मैं यही लिखा करूंगा कि डी एक्स एक आइडिया फील्ड है, मतलब क्वेश्चन में अगर आईडी फील्ड दे रखा होगा तो
रिंग दे रखा होगा तो dx को रिंग बोल दूंगा। तो बच्चे dx एक आईडी या फील्ड है, उससे आपने दो पोलिनोमियल fx और क्या बुला लिए gx। अच्छा fx हमने मान लो n डिग्री का पोलिनोमियल मान लिया तो an नॉट इक्वल टू 0, और gx हमने m डिग्री का पोलिनोमियल मान लिया यानी bm नॉट इक्वल टू 0। अब fx और gx तुमने कहाँ से बुलाए हैं? dx से। और dx क्या दे रखा है? आईडी या फिर फील्ड। और आईडी और फील्ड दे रखा है, चाहिए फील्ड भी दे रखा है। आईडी दे रखा है तो रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर की प्रॉपर्टी ऑलरेडी सेटिस्फाई हो ही रही है। और यहाँ पर मैंने ये क्या लिखा है बच्चे, अगर फील्ड दे रखा है आईडी नहीं दे रखा तो हर एक फील्ड आईडी होता है, ये हम जानते हैं। तो लिख लो, हर एक फील्ड आईडी होता ही होता है, ये आपने रिंग थ्योरी की बुक में पढ़ा हुआ है। और अगर हर एक फील्ड आईडी होता है तो आईडी में तो रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर की प्रॉपर्टी क्या होती है? सेटिस्फाई। तो ओवरऑल चाहे ये दे रखा हो चाहे ये दे रखा हो, रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो ही रही है। अब रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर का मतलब क्या होता है? और पहले तो ये आईडी फील्ड दे रखे हैं तो इसका मतलब क्या है? ये वाले कोफिशिएंट आईडी या फील्ड से आ रहे हैं। क्लियर है? तो बच्चे an नॉन जीरो चल रहा है, bm नॉन जीरो चल रहा है, क्योंकि हम इसको n डिग्री का मान के चले हैं, इसको m डिग्री का। तो अगर an नॉन जीरो है, bm नॉन जीरो है और आईडी या फील्ड दे रखा है तो बच्चे ये रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। और रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर की प्रॉपर्टी क्या होती है? a अगर जीरो नहीं है, b जीरो नहीं है तो ab भी जीरो नहीं होगा। तो an जीरो नहीं है, bm जीरो नहीं है तो an bm भी जीरो नहीं ही होगा। और अगर ये जीरो नहीं होगा तो देखना मैंने स्टेप ऊपर, तो अब यहाँ से देखो, तो तुम पेपर वाले दिन अगर नीचे वाली कोरल आती है तो बस ये एक लाइन और लिख के दिखा देना, तो एफ एक्स इंटू जी एक्स करके दिखा देना। और अब प्रूव हो चुका है कि ये तो भैया नॉन जीरो ही है। इधर तो दो पॉसिबिलिटी थी, जीरो हो भी सकता था और नहीं भी। जब जीरो हो सकता था तो डिग्री इससे कम होनी थी m प्लस एन से, पर अब ये प्रूव हो चुका है कि अगर ये आईडी या फील्ड से आ रहे हैं, भैया इस थ्योरम में ये रिंग से आ रहा था और रिंग से आ रहा था तो ये जीरो बन सकता है। पर अगर ये आईडी या फील्ड से आ रहा है तो फिर ये कभी भी जीरो नहीं होगा। अगर ये जीरो नहीं है, ये जीरो नहीं है तो ये इसका प्रोडक्ट भी जीरो नहीं होगा रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर से। और अगर ये जीरो नहीं होगा तो इसकी डिग्री भैया इसके बराबर ही होगी। जब ये जीरो नहीं होता तो डिग्री इसके बराबर ही होती है, ये निशान नहीं आता, तो इसलिए लिखा है बच्चे उसने। तो ए एम बी एम भी नॉन जीरो होगा क्योंकि रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर की प्रॉपर्टी लग जाएगी। तो डिग्री एफ एक्स इंटू जी एक्स फिर किसके बराबर आएगा? एक्स लिखना चाहो तो एक स्टेप लिख देना, फिर डिग्री एफ एक्स इंटू जी एक्स बराबर आएगा एफ एक्स की डिग्री और जी एक्स की डिग्री। और ये एन किसकी डिग्री है? एफ एक्स की। और एम किसकी डिग्री है? जी एक्स की। तो इस केस में इसकी डिग्री सिर्फ बराबर ही आएगी। तो आप इससे भी पहले एक लाइन वो वाली और लिख देना जो मैंने अभी अभी आपको वीडियो में दिखाई है, ये वाली और लिख देना, क्योंकि ये चीज़ नॉन जीरो है तो इसकी डिग्री सिर्फ इसके बराबर, यानी ये वाली लाइन लिख देना। तो ये लिख देना, फिर ये लिख देना, क्योंकि ये जीरो नहीं है, बस इफ़ नहीं लगाने की जरूरत, क्योंकि ये जीरो है ही नहीं, ये प्रूव हो चुका है आईडी या फील्ड से आ रहे हैं। तो फिर इस केस में सिर्फ यही केस बचेगा। और एन को क्या लिख सकते हो? एफ एक्स डिग्री ऑफ एफ एक्स। एम को क्या लिख सकते हो? डिग्री ऑफ जी एक्स। तो अगर क्वेश्चन में आईडी या फील्ड दे रखा है तो उस केस में एफ एक्स इंटू जी एक्स की डिग्री सिर्फ और सिर्फ बराबर ही होती है डिग्री ऑफ एफ एक्स मल्टीप्लाई प्लस में चला जाएगा और डिग्री ऑफ जी एक्स। तो ये हमारी बच्चे आज की क्लास ख़त्म होती है। तो इतना काम आज की क्लास में आप लोग कर लेना। कल हम मिलेंगे पेज नंबर 38 यानी इससे अगले पेज से। ओके, थैंक यू क्लास।